नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश बाढ़ और बारिश से जूझ रहा है, वहां भारत सरकार के लिए चिंता का विषय है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से लगातार बातचीत की है। भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और हर संभव सहायता प्रदान की है। भारत सरकार ने आपदा निधि से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को 180 करोड़ रुपए की पहली किस्त 10 जुलाई को प्रदान की है और 180 करोड़ की दूसरी किस्त भी 17 जुलाई को दी गई है। जब मुझे अपने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के साथ, जयराम जी हमारे विपक्ष के नेता के साथ और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के साथ इस प्राकृतिक आपदा में दूसरी बार उन घटनाओं को देखने का मौका मिला है, सच में ये हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही दुखदाई भी है, चिंताजनक भी है। और हिमाचल प्रदेश पिछले 1 महीने से जिस तरीके से नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक त्रासदी से गुजर रहा है, एक्सेसिव रेन्स के कारण, अधिकतम बारिश के कारण, वो हम सब के लिए बहुत ही चिंताजनक है। आज मैं सुबह सिरमौर के इलाके में कच्ची घाटी की तरफ गया था, बाद में शिमला में शिव बावड़ी पर भी गया और कृष्णा नगर के भी जो वहां नुकसान हुआ है उसको देखने का मौका मिला। अभी कुछ और इलाके भी देखूंगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक भारत सरकार का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस आपदा से व्यथित भी हैं, चिंतित भी हैं और उन्होंने खुद से भी मुख्यमंत्री से बातचीत की समय समय पर। जब मुझे वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सतना में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम केजरीवाल की गारंटी जारी कर रहे हैं। हम राज्य में 24 घंटे बिजली की गारंटी देते हैं। अपने दोनों पार्टी देख ली, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने पिछले 75 साल में 24 घंटे बिजली नहीं दी। अगर आपको बिजली चाहिए तो आपको वोट दें। केजरीवाल की गारंटी, ये हमें कहने की क्यों जरूरत पड़ी? आज तक ये लोग कहते थे घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो और फिर चुनाव के बाद भूल जाते थे। इनके जो नेता स्टेज पे खड़े होके उसका विमोचन करते थे, वो भी नहीं पढ़ते थे उसमें क्या लिखा हुआ है। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है केजरीवाल सर कटा देगा, लेकिन केजरीवाल की गारंटी पूरी होके छोड़ेगी। केजरीवाल की एक गारंटी पूरी होगी। और जब से हमने ये गारंटी कहना चालू किया है, इन सारी दूसरी पार्टियों ने भी कहना चालू कर दिया कि हम भी गारंटी दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुमने गारंटी दी थी कि 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में डालोगे, गारंटी पूरी करी? उनकी गारंटी झूठी है, केजरीवाल की गारंटी पक्की है। दोस्तों, चुनाव आने पे ये सारे लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, मीडिया वाले इसको माइक लगाते हैं, आपको फलानी फलानी पार्टी ने ये बोला, आपको क्या कहना है? दोस्तों, हमें गाली गलौज करनी नहीं आती। कर तो हम भी सकते हैं, हमें गालियां नहीं देनी। हम आम लोग हैं, हम एक आम आदमी की समस्या समझते हैं। आपकी बातें करने आया हूं, आपकी बातें करूंगा। अगर बातें ठीक लगे तो मेरे को वोट दे देना। केजरीवाल की गारंटी, ये हमें कहने की क्यों जरूरत पड़ी?
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से राहत मैनुअल में बदलाव करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के राहत मैनुअल के अनुसार घर के नुकसान पर 5,000 रुपये, सड़क के नुकसान पर 1,25,000 रुपये मिलते हैं। भारत सरकार के इस मैनुअल और हमारे आकलन के हिसाब से करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मैंने अपील की है कि वे अपने राहत मैनुअल में बदलाव करें। उसमें अभी तक 10 अगस्त तक 6700 करोड़ रुपए के भारत सरकार के रिलीफ मैनुअल के हिसाब से हमने सारे चीजें भेज दी है। 10 के बाद से आपदा का अगर अंदाजा लगाया जाए तो और बड़ी आपदा है। ये तो भारत सरकार के रिलीफ मैनुअल के हिसाब से 10,000 करोड़ से ज्यादा हमारे प्रदेश में आपदा का है, जिसका अंदाजा हम लगा रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा केंद्र की नहीं, राष्ट्रीय आपदा से एक महत्व इसलिए है कि उसके कई सुविधाएं मिल जाती है, तो अगर वो डिक्लेयर करते तो बहुत अच्छी बात होती प्रदेश के लिए। मैं आज उनसे मिला भी, उनको मैंने बताया भी, उनसे मेरी चर्चा भी हुई कि आप अपने केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन कीजिए। जिस तरह हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5,000 की जगह मकान 1 लाख वार्षिकली डैमेज मकान को दिया है। वहीं मुरादाबाद में सिक्योरिटी गार्ड ने गृह कलेश के चलते गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गार्ड कुशलपाल ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक कुशलपाल शराब पीने का आदी था और शराब छोड़ने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिससे गुस्से में आकर कुशलपाल ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वह पिता की पेंशन के रुपए को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। घटना हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना इलाके के पंधरी गांव की है, जहां छोटे भाई ने बड़े भाई को शराब पिलाई और फिर गोली मारकर बड़े भाई की हत्या कर दी और शव को चौंदिखी मोड़ के पास फेंक दिया। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिनांक 18 अगस्त 2023 में थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत चंदौखी मोड़ के पास राम प्रताप यादव निवासी पंधरी थाना सुमेरपुर का शव सड़क के किनारे मिला, जिसके संबंध में धारा 279 और 304A IPC के तहत कोतवाली नगर थाने में मुकदमा संख्या 253/23 पंजीकृत किया गया। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसमें मृत्यु का कारण सिर पर गोली लगने से पता चला। CCTV फुटेज तथा अन्य साक्ष्य संकलन से यह ज्ञात हुआ कि राम प्रसाद की हत्या उनके छोटे भाई छोटू उर्फ विजय यादव तथा उसके साथी कुलदीप वर्मा द्वारा की गई है। दोनों भाइयों के बीच पिता की पेंशन को लेकर विवाद था, अतः मुकदमा संख्या 253/23 की धारा को परिवर्तित करके 302/34 IPC तथा 3/25 आर्म्स एक्ट में परिवर्तित कर दिया गया। आरोपीगण का रिमांड लिया जा रहा है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां लालगंज कोतवाली में तैनात ASP अमृत जैन ने प्रेस वार्ता कर ठगी करने वाले बाबा समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रेस वार्ता के दौरान ASP अमृत जैन ने बताया कि लालगंज कस्बे में पैसा दोगुना करने के नाम पर बाबा समेत 3 ठग आए थे और लोगों के साथ ठगी करके फरार हो गए थे, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। टीटूनाथ, सोनूनाथ और अभिषेक नाथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने 17 अगस्त को लालगंज कस्बे में 50,000 की ठगी की थी और ये हमारा मेन हाईवे पकड़ के और ये आगे की तरफ निकल गए थे। इसी क्रम में हमारे लालगंज कस्बे में कुछ CCTV कैमरा मौजूद थे। इनकी मदद से इनकी गाड़ी का नंबर ट्रेस किया गया और उसी की मदद से मुखबिरों की सूचना से हम इन्हें पकड़ने में और गिरफ्तार करने में सफल हुए। तो अब ये जो ऑपरेशन दृष्टि है जो शासन से चलाया गया है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा CCTV कैमरे हम चौराहे पे और जो महत्वपूर्ण स्थान हैं उनमें अगर लगाएंगे तो इस तरह की घटनाएं, खासकर लूट वगैरह, इन्हें खोलने में और इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में हमें जल्द से जल्द सफलता मिलेगी।
ये बात सच है कि आज कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना को, ये कहावत आज रायबरेली में सही साबित हुई, जहां सरेनी कोतवाली क्षेत्र के गंगा घाट पर अंतिम संस्कार में शामिल होने गए एक युवक को गंगा पुल से नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही युवक गंगा नदी में छलांग लगाई, लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद गोताखोरों ने नाव दौड़ाकर गंगा के बीच धारा से बहते हुए युवक को पानी से सुरक्षित निकाला। पे खड़े हुए थे, तब तक देखा कि एक व्यक्ति जो गंगासो पुल से वही जो है गंगा जी में कूद गया। हम लोगों ने देखा तो आवाज़ लगाई, वहीं बगल में गोताखोर थे, नीचे घाट पे गोताखोर रहते हैं, उनको आवाज़ लगी, सब लोगों ने दौड़ा करके पकड़ा और वहीं चौकी इंचार्ज को हमने फ़ोन किया तो बगल ही में थे, अपने फोर्स के साथ वो भी पहुँच गए मौके पर। उसको पकड़ा करके लाया गया, उनके साथ बुलाया गया वहाँ चौकी, और उसके बाद जो है उनके परिजनों को बुला करके पुलिस खपड़ी करके साथ उनको जो है सौंप दिया गया। अगर वो सब लोग सतर्क नहीं होते तो हो सकता था कोई बड़ी घटना हो सकती, जान चली जाती तो होती, लेकिन पुलिस भी मौजूद थी, हम लोग मौजूद थे, गोताखोर भी मौजूद रहे। राम मंदिर आंदोलन के महानायक महंत रामचंद्र दास परमहंस की 20वीं पुण्यतिथि के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और रामचंद्र दास परमहंस की समाधि पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। फिर वहां से राम जन्मभूमि के परिसर के लिए उनका काफिला रवाना हो गया। राम जन्मभूमि पहुंचकर भगवान राम लला की आरती उतारी और मंदिर निर्माण की प्रगति को भी देखा। इस दौरान उनके साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी मौजूद रहे। उसके बाद सीएम राम कथा पार्क स्थित सरयू अतिथि गृह पहुंचे। अयोध्या मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें अयोध्या के सांसद मेयर भी मौजूद रहे। रामपथ का निर्माण तीव्र गति से किया जाए। हम लोग का जो एग्रीमेंट है पीडब्ल्यूडी का वो मार्च अप्रैल 2024 में है, लेकिन इसको प्रयास किया जाएगा कि इस पथ को जो सेक्शन है यहाँ से लेके नया घाट से लेके उदया चौराहे तक, उसको सेक्शन को दीपोत्सव के पूर्व कंप्लीट करने के लिए कहा गया है कि उसको फेज़ 1 को इसको जल्दी करने के लिए कहा गया है और बाकी दिसंबर तक पूरा कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। तो इसको तीव्र गति से करने के लिए है और अक्टूबर नवंबर तक हमारा भक्ति पथ कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। रामपथ में लगभग काम कंप्लीट हो गया है और ट्रस्ट की तरफ से जो स्तंभ बनने हैं उसका काम शुरू होगा उसमें। तो इस तरीके से काम को एक्सपेडाइट करने के लिए और लोगों को मार्ग को सुविधाजनक बनाते हुए करने का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा बैठक की और उसमें जो काम चल रहे हैं उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की और सभी काम को समय से पूरा करने के लिए निर्देशित किया। मोस्टली जो दीपोत्सव होना है उसके पहले जो काम किए जाने हैं वो उसमें विलम्ब ना हो, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं और वर्क की क्वालिटी अच्छी हो, वर्कमैनशिप अच्छा हो और श्रद्धालु जो इस समय आ रहे हैं और भविष्य में भी आएंगे उनके चलने पर कोई उनको असुविधा ना हो, इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जाए। इन सबको ध्यान में रखते हुए इंस्ट्रक्शंस आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिए हैं। दीपोत्सव पे स्पेसिफिकली चर्चा नहीं हुई है, पर उसके पहले सारी तैयारियां हो जाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है उसके बारे में आज जोर था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा। रायबरेली में मां और एक मां की बेटी का शव फंदे से लटकता हुआ बरामद हुआ। मासूम बच्ची का शव देख हर किसी की आंखें नम हो गई। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। मामला डलमऊ थाना इलाके के पूरे भवानी दीन गांव का है। यहाँ के रहने वाले शैलेंद्र कुमार उर्फ रिंकू की पत्नी और एक मां की बच्ची का शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ पाया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं महिला के मायके पक्ष की तहरीर पर पति समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है। देखें, आज दोपहर सीएससी डलमऊ द्वारा एक मेमो स्थानीय थाने डलमऊ को भेजा गया, जिसमें ये बताया गया कि ग्राम पूरे भवानी दीन की रहने वाली ज्ञानवती, जिनकी उम्र 26 वर्ष है, और इनकी नवजात पुत्री जिसकी उम्र 1 माह है, दोनों इलाज के लिए हॉस्पिटल लाए गए और मृत अवस्था में पाए गए। इस सूचना पर हमारी स्थानीय पुलिस तत्काल हॉस्पिटल। हमारे बहन को फांसी लगा के गड़बड़ में मिल के मारा है और उसकी लड़की भी थी। हाँ, लड़की, छोटी लड़की भी नन्ही सी थी, उसको भी मार दिया गला दबा के। किसने मारा है? अरे सब लोग घर पर मिल के मारे हैं। अरे कौन? नाम आज लगभग 3:50 लगभग 3:40 के आसपास एक वाहन से ज्ञानवती नाम की महिला, उम्र लगभग 20 से 23 साल के आसपास, और एक महीने की बच्ची, दोनों मृत अवस्था में अस्पताल लाए गए। मेरे द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात उनको मृत घोषित किया गया और संबंधित जानकारी पुलिस थाने में अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित।
वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख के दौरे पर हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ चिंता की बात यह है कि चीन ने जमीन छीन ली है। लोगों का कहना है कि चीन की सेना इलाके में घुस आई है और उसकी चारागाह जमीन छीन ली गई है, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि 1 इंच भी जमीन नहीं छीनी गई है। ये सच नहीं है, आप यहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं। नहीं, यहाँ पे लद्दाख में तो काफी कंप्लेंट है। जो इनको स्टेटस दिया गया है इससे ये खुश नहीं है। इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए और बेरोजगारी की समस्या है। सब लोग यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बढ़ रही है। हाँ, ये तो है। लोग कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू नहीं चलाना चाहिए स्टेट को। तो जनता की आवाज से स्टेट चलना चाहिए। ड्यूरिंग भारत जोड़ो यात्रा आई वाज सपोज्ड टू कम टू लद्दाख, but for some logistical reasons we couldn't come. So I thought let me come and do a slightly more detailed tour of Ladakh. That's why I came to Pangong. We're going to Nubra, Kargil. So I thought I'd listen to what the people have to say. Listen to what the people have to say, what their concerns are. Over here, the concern is, of course, the land that has been taken away by China. And people here have been affected by it in a big way because their grazing lands have been taken away. And also lack of connectivity here, cellular connectivity. So. नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। वही डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी प्रमुख गुलाम नबी आज़ाद ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की एकता के संबंध में वो बयान दिया था। कुछ दिन पहले गुलाम नबी आज़ाद के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने हिंदू धर्म को इस्लाम से पुराना बताते हुए कहा कि भारत के मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्टेड हुए हैं। गुलाम नबी आज़ाद के इस बयान का पीपल्स डेमोक्रेटिक्स पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने विरोध किया था। इसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने साफ किया कि उनका मतलब हिंदू मुसलमान एकता से था। थी जिसको पूरा रिकॉर्ड नहीं किया गया, जिसकी वजह से कुछ खदशात अवाम में पैदा हो गए। दरअसल मैं हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान इतिहाद के बारे में बोल रहा था और मैं ये भी बोल रहा था कि कुछ लोग जो आमतौर पर कहते हैं कि मुसलमान बाहर से आए हैं, मैं उसका तर्क हमेशा देता हूँ कि ये 2 चीज़ें वाजिया हैं। एक तो मुसलमान बहुत ही चंद बाहर से आए हैं, ज़्यादा तादाद मुसलमानों की हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और न दुनिया में और न हमारे मुल्क में इस्लाम कभी भी तलवार के ज़रिए नहीं आया है, बल्कि मोहब्बत, प्यार और पैगाम के ज़रिए आया है। लेकिन बदकिस्मती से इन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया गया। मैंने उसमें ये भी बताया था कि हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में हिंदू धर्म बहुत पुराना है और ये हकीकत है, क्योंकि यहाँ इस्लाम ने यहाँ जन्म नहीं लिया हमारे मुल्क में, बल्कि यहाँ इस्लाम फैला जैसे कि दुनिया में बाकी ममालिक में इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता कई सदियों में फैला। लेकिन इस बात को रिकॉर्ड नहीं किया जहाँ मैंने ये कहा था कि अगर इस्लाम को मजमूई तौर पर देखें तो इस्लाम दुनिया में हज़रत आदम के ज़माने से शुरू हुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ताला ने ज़मीन पे पैदा किया और उसके बाद हज़रत आदम के ज़माने से उसके बाद हज़रत इब्राहीम और दूसरे अंबिया जो पैदा हुए उनके ज़माने से आज तक इंशाअल्लाह क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। लेकिन मैं पूरे आलम की बात अपनी मीटिंग में नहीं कर रहा था, मैं हिंदुस्तान का जिक्र कर रहा था और उस संदर्भ में, उस सिलसिले में हिंदू धर्म को बताया कि वो सबसे पुराना धर्म है। आज जिस इस्लाम को हम मानते हैं वो दीन मोहम्मदी है, जो कि तकरीबन 1500 साल से शुरू होता है, जिसका सबूत आखिरी रसूल
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में दीन इस्लाम को मुकम्मल होने का ऐलान किया है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ की आयत नंबर 3 और सूरा माइदा में फरमाया गया है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे लिए बड़ी तैयारी की जा रही है, मुझे जेल भेजने की तैयारी हो रही है। तो मुझे खुशी है कि मीटिंग बहुत शानदार रही। हम लोग मैदान में उतर चुके हैं और घर घर में मैसेज जा चुका है। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि दिल्ली के नेता आगे चुनाव लड़ेंगे तो जनता पूछेगी उनसे क्या चुनाव के बाद में जो फैसले होंगे, चाहे शिक्षा के हो, चाहे चिकित्सा के हो, चाहे सड़कों के हो, चाहे पानी के हो, बिजली के हो, चाहे और अन्य फैसले हों, क्या दिल्ली से बैठ के आप करोगे? तो कौन करेगा? अगर आपके पास में ये स्थिति नहीं है कि आप बता सको कि हमारा नेता कौन है राजस्थान के अंदर, और क्या प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ा जाएगा, मैं समझता हूँ ये चुनाव के पहले ही उनकी हार मानने की वाली स्थिति बन गई है। जनता इस बात का एहसास कर रही है और देखेंगे आपकी जो गुड गवर्नेंस हुई है, अनेकों मामलों में राजस्थान देश को दिशा दिखा रहा है, प्रदेश को दिशा दिखा रहा है। हमारी योजनाओं को अन्य सरकारें अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है, अपने कैंपेन में डाल रही है। तो आप समझ सकते हो कि चाहे ओपीएस हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, चाहे शहरी रोजगार योजना हो या अन्य योजनाएं हो, मैं समझता हूँ कि सोशल सिक्योरिटी हो, सब मामले के अंदर राजस्थान की सरकार ने जो काम किए हैं, आज की चर्चा राजस्थान के बाहर हर राज्य में हो रही है। ये हमारी बहुत बड़ी विजय है। पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है राजस्थान में क्या क्या स्कीम बनी है, तो ये अपना बहुत बड़ी विजय है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी नेतृत्व में चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे हैं, उसमें अवश्य ही कांग्रेस भारी बहुमत से विजय होगी। और जनता माई बाप होती, मैं बार बार कहता हूँ, जनता का फैसला शुरूधारी होता है। तो जनता ने इस बार मन बना लिया है, फीडबैक जो आ रहा है कि इस बार सरकार रिपीट करेगी जनता, ये मेरा विश्वास है। कमेटी के माध्यम से जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, जिला कांग्रेस कमेटी है, उन तक भावना पहुंच जाती जनता की। कार्यकर्ता की भावना जो है कार्यकर्ता बताएंगे वहां पर सबसे बड़ी बात है इस बार जो है, राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि जहां संभव हो वहां पर स्थानीय निकाय के हैं, पंचायत राज के हैं, प्रधान हैं, प्रमुख है, जिला परिषद मेंबर्स हैं, पंचायत समिति के मेंबर हैं, या पार्षद हैं, या मेयर या सभापति हैं, वो भी क्लेम कर सकते हैं। जिनकी पॉपुलरिटी होगी वहां पर उनको अवसर मिलेंगे, जिसकी जीतने की संभावना होगी उसको प्रायोरिटी देगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ये सोच राहुल जी की पहले से ही है और इस चुनाव आगे बढ़ेगी, मैं कह सकता हूँ आपको। मापदंड क्या रहेंगे सर? 2 बार हारे हुए बुजुर्ग ज्यादा हो गए, क्या उनको भी मौका मिलेगा? यूथ को ज्यादा मौका मिलेगा? क्या मापदंड क्या है? विनिबिलिटी पहला मापदंड है, बस पहला और आखिरी मापदंड विनिबिलिटी रहेगा। चुनाव जीतने वाला बंदा होगा। कर्नाटक में भी 90 साल के नौजवान थे, वो जीत के चुनाव जीत गए। तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर राहुल को चुनाव लड़ना है तो मणिपुर से चुनाव लड़े। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता से डर गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो जो वादा किया था दिल्ली की जनता से, साफ पानी का वादा, घर घर झुग्गी झुग्गी नल से जल का वादा, साफ यमुना जी का वादा, साफ हवा का वादा, झुग्गी के लोगों को उनके पक्के मकान का वादा, मजदूरों के कल्याण का वादा, करप्शन फ्री दिल्ली का वादा। कहां तो मांगते थे कि कोई करप्शन करे, पैसा मांगे तो हमें वीडियो भेजो, और कहां अरविंद केजरीवाल जी का ही पैसा मांगते हुए वीडियो आने लगा। तो जब इतनी सारे अपराध में, शराब घोटाला में, डीटीसी घोटाला में, जल बोर्ड घोटाला में, सब में फंस गए, फीडबैक घोटाला में, जासूसी घोटाला में, फोन टेप कांड घोटाला में, तो अब तो इनको होगी सजा। दिल्ली की गलियों में जाएंगे तो लोग, हो सकता है इनको चप्पल लेकर दौड़ा भी लें। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जब करेंगे तो क्या करेंगे?
ये नए नए ऐसी बातें करेंगे जिससे दिल्ली की जनता को फिर से भ्रमित कर सकें। अब जनता भ्रमित